You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम बिहार की सियासत के एक ऐसे कह सकते हैं अहम किरदार पर बात करने वाले हैं जिनका नाम आते ही बहुत सी बातें जहन में घूम जाती हैं। नीतीश कुमार। उनका सफ़र देखिए लंबा तो है ही, उतार चढ़ाव भी खूब है और हाँ, दिलचस्प तो यकीनन है। बिल्कुल, काफी चर्चित नाम है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनके शुरुआती दिनों से लेकर जेपी आंदोलन में उनकी भूमिका, फिर राजनीति में एंट्री, सीएम बनना, सुशासन बाबू वाला दौर। हाँ, वो सुशासन बाबू वाला टैग और फिर वो बार बार गठबंधन बदलने वाला मामला जिससे पलटू कुमार तक कहा गया। जी, उनके काम, उन पर लगे आरोप, सब कुछ शामिल है इसमें। तो आज कोशिश यही रहेगी कि भारत के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेताओं में से एक और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद नेताओं में से एक नीतीश कुमार, उनके इस पूरे सफर को थोड़ा समझें। कैसे एक ही शख्स के साथ ये दोनों छवियां जुड़ी हैं, एक सुधारक वाली भी और एक अपने फायदे के लिए पाला बदलने वाले नेता की भी। सही कहा। ये विरोधाभास ही दिलचस्प है। हाँ, तो इसी को आज थोड़ा कुरेदते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल शुरू से 1 मार्च 1951, बख्तियारपुर, पटना जिला। और परिवार का भी राजनीति से नाता रहा है। हाँ, उनके पिता कविराज राम लखन सिंह वो आयुर्वेदिक वैद्य तो थे ही, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। और नीतीश जी की पढ़ाई, जैसा हम जानते हैं, इंजीनियरिंग की है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनआईटी पटना से। जी, जो पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। और बचपन का नाम भी बताते हैं मुन्ना। इंजीनियरिंग के बाद थोड़ा वक्त बिहार बिजली बोर्ड में भी काम किया। अच्छा। हाँ, लेकिन शायद मन तो राजनीति में ही था शुरू से। और वो खिंचाव शायद उन्हें जेपी आंदोलन की तरफ ले गया। बिल्कुल, वो 1974-77 का जो जेपी आंदोलन था, वो समझिए उनके पॉलिटिकल करियर का लॉन्च पैड बना। वो संपूर्ण क्रांति का नारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ, वो दौर ही अलग था। बिल्कुल। फिर इमरजेंसी में MIS के तहत गिरफ्तारी भी हुई, उससे वो और मजबूत हुए। और यही देखिए, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, इन सब के साथ उनके रिश्ते बने, जो बाद में कभी दोस्त कभी दुश्मन। हाँ, वो तो बिहार की राजनीति का एक अलग ही अध्याय है। जी। और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं का असर भी साफ दिखता है उन पर। फिर आया चुनावी मैदान। पहला चुनाव तो वो हार गए थे 77 में। हाँ, 1977 में हरनौत से हारे थे, जनता पार्टी से। लेकिन फिर 1985 में वहीं से जीते, जनता दल के टिकट पर। और फिर पार्टी में तेजी से ऊपर भी चढ़े। 89 में लोकसभा पहुंचे और 90 में तो केंद्र में मंत्री भी बन गए, VP सिंह सरकार में, कृषि राज्य मंत्री। जी। और फिर रेल मंत्री का जो उनका कार्यकाल रहा 98-99 में, वो भी काफी अहम था। हाँ, और वहीं वो गैसल ट्रेन हादसे वाला वाकया हुआ था ना, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल, अगस्त 99 में। और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। कई लोग मानते हैं कि ये उनके शासन में बाद में जो एक जवाबदेही की बात दिखती है, उसकी शायद ये पहली झलक थी। या शायद ये भी एक सधा हुआ राजनीतिक कदम था, कौन जाने। खैर, इससे भी बड़ा मोड़ तो शायद 1994 में आया। लालू यादव का साथ छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना लेना। ये पहला बड़ा पाला बदलना था उनका। हाँ, कह सकते हैं ये बहुत निर्णायक मोड़ था। देखिए, कारण तो ये बताया गया कि लालू जी का पार्टी पर कंट्रोल बढ़ रहा था और पार्टी की दिशा से वो सहमत नहीं थे। पर असल में इसका महत्व ये था कि इसने नीतीश कुमार को बिहार में एक अलग पोल, एक अलग शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने खुद को लालू के शासन के मुकाबले बेहतर शासन देने वाले एक समाजवादी विकल्प के तौर पर पेश किया। अच्छा। और शायद यहीं से वो पैटर्न शुरू हुआ जिसकी बात हम आगे करेंगे कि जब समीकरण फिट नहीं बैठे तो रास्ता बदल लिया। उनका वो इंजीनियरिंग वाला दिमाग, विकास पर जोर, ये चीजें उन्हें 90 के दशक की जो पहचान वाली राजनीति थी उससे थोड़ा अलग भी करती थी। और इस नई पार्टी के साथ फिर उन्हें सीएम बनने का मौका भी मिला, बहुत थोड़े टाइम के लिए सही, मार्च 2000 में। हाँ, बीजेपी के समर्थन से। पर वो सरकार सिर्फ 7 दिन चली, बहुमत नहीं जुटा पाए। 7 दिन, छोटा कार्यकाल, लेकिन सबक शायद बड़ा मिला होगा बिहार की राजनीति का। यकीनन कि यहाँ राजनीति कितनी उलझी हुई है और एक स्थिर गठबंधन कितना जरूरी है। और शायद इसी के बाद 2003 में JDU यानी जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। हाँ, उसमें शरद यादव वाला गुट, समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी सब मिल गए। जी। इससे एक ज्यादा मजबूत पार्टी बनी और नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। और फिर आया 2005, वो चुनाव जिसने सच में बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। JDU BJP गठबंधन ने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। हाँ, वो चुनाव बहुत अहम था। नारा था सामाजिक न्याय के साथ विकास,
और वादा था जो उस वक्त कहा जाता था जंगल राज, उससे मुक्ति दिलाने का। 24 नवंबर 2005 को उन्होंने शपथ ली और फिर एक लंबा दौर शुरू हुआ, सुशासन बाबू वाला दौर। बिल्कुल। और उनके जो शुरुआती साल थे 2005 से 2010, वो वाकई बिहार के लिए मतलब शासन के लिहाज से बड़े बदलाव वाले माने जाते हैं। उन्हें विरासत में जो मिला था वो एक चरमराया हुआ प्रशासन था, नौकरशाही का मोराल डाउन था। तो उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया: एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नया सोशल कॉम्बिनेशन बनाना। प्रशासनिक सुधारों में क्या चीजें खास थी? सुना है तकनीक का बहुत इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। एक तो कोशिश की कि ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल दबाव से थोड़ा मुक्त किया जाए, पावर को नीचे तक डिसेंट्रलाइज किया। आरटीआई लागू करने में बिहार काफी आगे रहा। अच्छा जी। और तकनीक का इस्तेमाल तो कमाल का था, खासकर जमीन के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करने वाला जो स्कोर सिस्टम था। हाँ, उसे तो अवार्ड भी मिला था शायद। जी, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। फिर वो जानकारी कॉल सेंटर जैसी पहल, और इसका नतीजा ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन भी देखिए, 2006 में करीब $800 मिलियन था, वो 2013 तक $3 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। वाह। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पर जबरदस्त फोकस था। जो संगठित अपराध था उस पर नकेल कसने की कोशिश हुई, पुलिस रिफॉर्म्स पर जोर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। और जमीनी स्तर पर सड़कें, बिजली, ये सब? हाँ, उस पर भी बहुत काम हुआ। बड़े पैमाने पर सड़कें बनी, खासकर गांवों को जिला हेडक्वार्टर्स से जोड़ने वाली। गांवों तक बिजली पहुंची, बहुत सारे पुल बने, दूर दराज के इलाकों में स्कूल, हेल्थ सेंटर खुले। और सामाजिक योजनाओं की भी बहुत बात होती है उनके उस दौर की, जैसे वो जीविका। हाँ, जीविका तो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू हुआ था, करोड़ों ग्रामीण महिलाएं उससे जुड़ी उनकी आजीविका के लिए। फिर महादलितों के लिए खास कार्यक्रम लाए। और वो साइकिल योजना लड़कियों के लिए, बिल्कुल, वो तो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल, उससे लड़कियों का स्कूल जाना बहुत बड़ा। फिर वो दीदी की रसोई, और हाँ, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, ये बहुत बड़ा कदम था। और बाद में 2016 में शराबबंदी भी लागू की। कहा जाता है कि महिलाओं की मांग पर ही की थी। तो इन्हीं सब कामों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। जी, उनकी छवि ही बन गई थी एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की जो बिहार को बदल रहा है, जिसका फोकस विकास पर है। ये उनके करियर का, कह सकते हैं, पीक टाइम था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। 2013 नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट घोषित हुए और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर। हाँ। वो उनका बयान बहुत चला था, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी बात, क्या वजह थी इसकी? क्या सिर्फ सेक्युलरिज्म का मुद्दा था? देखिए, जो सामने कहा गया वो तो यही था, मोदी जी की सेक्युलर छवि पर सवाल, खासकर 2002 दंगों को लेकर। हाँ। संघ मुक्त भारत का नारा भी दिया उन्होंने। हाँ। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो मानते हैं कि इसके पीछे शायद उनकी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं भी थीं। वो शायद खुद को एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे थे। अच्छा। हाँ, और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से असहमति, मोदी जी की जो सेंट्रलाइज्ड कैंपेन स्टाइल थी उसका विरोध, ये सब वजह भी गिनाई गई। पर यह दाव बहुत बड़ा था। और ये दाव चला नहीं? तात्कालिक तौर पर तो नहीं, मतलब वो राजनीतिक रूप से एकदम अलग थलग पड़ गए। 2014 का लोकसभा चुनाव नतीजा देखिए, जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर आ गई। सिर्फ 2? हाँ, और इतनी बड़ी हार के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया। जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया कुछ वक्त के लिए। ये जो सुशासन बाबू वाली इमेज थी ना, उस पर यह पहली बड़ी खरोच थी। सवाल उठने लगे कि यह फैसला बिहार के लिए था या अपनी राजनीति के लिए। लेकिन वो ज्यादा दिन कुर्सी से दूर कहाँ रहे। फरवरी 2015 में मांझी जी को हटाकर वो फिर से सीएम बन गए। जी। और फिर जो हुआ वो तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना लिया। ये कैसा मुमकिन हुआ? हाँ, ये वाकई मतलब सबको हैरान करने वाला था। लेकिन शायद यही राजनीति है, जरूरतें विचारधारा पर भारी पड़ जाती हैं कभी-कभी। महागठबंधन का कैंपेन बहुत अच्छा चला। नीतीश कुमार सीएम फेस, लालू जी की जमीनी पकड़, कांग्रेस का नेशनल टैग, विकास के साथ सामाजिक न्याय का नारा लोगों को पसंद आया, और नतीजा जबरदस्त जीत। बीजेपी हार गई। हाँ, 178 सीटें जीती थी 243 में से। जी। पर ये जो बेमेल सा गठबंधन था, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जी। 1.5-2 साल ही चला ना। क्या दिक्कतें आ रही थी इसमें? दिक्कतें तो कई थीं। देखिए, नीतीश जी का जो स्टाइल था वो विकास केंद्रित था। आरजेडी का अंदाज थोड़ा अलग, ज्यादा लोक लुभावना माना जाता था। ब्यूरोक्रेसी भी शायद आरजेडी नेताओं के साथ उतनी सहज नहीं थी। फिर गठबंधन के अंदर ही खींचतान रहती थी, फैसले लेने में देरी होती थी,
और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बिल्कुल, उससे सरकार की इमेज खराब हो रही थी। फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, उनका कद भी बढ़ रहा था। वो भी शायद नीतीश जी को थोड़ा असहज कर रहा हो, और ऊपर से जो सेंट्रल एजेंसियां थीं, उनका दबाव भी बढ़ता जा रहा था। और फिर जुलाई 2017 अचानक सब खत्म। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों में बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। और वजह बताई गई IRCTC घोटाला, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम था। हाँ, तात्कालिक ट्रिगर वही बताया गया। नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी इस्तीफा दें क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। आरजेडी ने मना कर दिया तो नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया और वापस एनडीए में चले गए। ये उनका गिने तो चौथा बड़ा गठबंधन परिवर्तन था। और यहीं से वो पलटू कुमार वाला टैग और मजबूत हो गया है ना। बिल्कुल, विरोधियों ने तो इसे जनादेश के साथ धोखा कहा। आरजेडी का आरोप था कि नीतीश जी ने भ्रष्टाचार को सिर्फ बहाना बनाया, असल मकसद तो कुर्सी बचाना और बीजेपी के साथ जाना था। दूसरी तरफ नीतीश जी के समर्थकों का कहना था कि उन्होंने तो सिद्धांत के लिए गठबंधन तोड़ा है, कि वो भ्रष्ट नेताओं के साथ काम नहीं कर सकते थे और बिहार के विकास के लिए एक स्थिर सरकार जरूरी थी। लेकिन इस कदम का उनकी अपनी छवि पर क्या असर हुआ? वो सुशासन बाबू वाली इमेज का क्या हुआ? असर तो बहुत गहरा पड़ा। खासकर जो सेक्युलर वोटर थे या विपक्षी वोटर, उनके बीच उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा। पलटू कुमार, पलटू चाचा, ये नाम एकदम चिपक से गए। हाँ, सोशल मीडिया पर तो निटिष्ट जैसा शब्द भी चलने लगा था। जी बिल्कुल, और कुर्सी कुमार भी कहा जाने लगा। मतलब ये कि उनके लिए सीएम की कुर्सी सबसे ऊपर है। गठबंधन तो बदलते रहते हैं। ये शायद भारतीय राजनीति में किसी नेता की छवि का सबसे नाटकीय पतन है। आप सोचिए, 2005 से 2013 तक वो सुशासन बाबू थे, विकास पुरुष, बिहार को बदलने वाला एक सेक्युलर चेहरा। हाँ। और 2017 के बाद की छवि क्या बनी? सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ने वाला अवसरवादी नेता। बहुत बड़ा बदलाव था ये। तो इतने जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए, ये पाला बदलना हुआ, इसके बीच क्या बिहार का विकास कहीं पीछे छूट गया? वो जो सुशासन बाबू वाला दौर था, क्या वो सिर्फ एक इमेज थी या जमीन पर वाकई कुछ बदला भी? आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? अब तक मतलब लगभग 20 साल का उनका कार्यकाल देखें तो बिहार की जीडीपी कई गुना बढ़ी है। अच्छा। हाँ, 2011 से 2020 के बीच तो बिहार की विकास दर देश में सबसे तेज रहने वाली दरों में से एक थी। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। ये बात और है कि वो अभी भी नेशनल एवरेज से काफी कम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, उसमें तो काफी काम हुआ है। 70,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी, बड़े छोटे मिलाकर सैकड़ों पुल बने। 2018 तक तो कहा गया कि 100% गांव में बिजली पहुंच गई। स्कूलों में लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा, नए कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले। और महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, जीविका, साइकिल योजना, आरक्षण, हाँ, वो उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जीविका से तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी। साइकिल योजना ने वाकई लड़कियों को स्कूल तक लाने में मदद की। पंचायतों में 50% आरक्षण देना बहुत बड़ा कदम था। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ, एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। तो काम तो जमीन पर हुए हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर दूसरी तरफ घोटालों के आरोप भी तो हैं। सृजन घोटाला बहुत बड़ा मामला था। फिर शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप भी लगे। हाँ, ये पहलू भी जुड़ा है उनकी विरासत के साथ। सृजन घोटाला तो बहुत बड़ा था। सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी का मामला था। उसमें ऑफिसर्स, बैंकर्स, एनजीओ सब शामिल थे। वो घोटाला तो कई साल चला। 2017 में जाके सामने आया। फिर 2023 में बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है शराब के अवैध धंधे में, और इसमें सरकारी मिलीभगत है, पैसा पार्टी फंड तक जा रहा है। जेडीयू ने तो खारिज कर दिया था इन आरोपों को। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है। फिर भर्ती घोटाला के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही, बार बार पाला बदलना, क्या इसका असर शासन पर, विकास की रफ्तार पर पड़ा? ये बहुत अहम सवाल है और ज्यादातर जानकार मानते हैं कि हाँ, असर तो पड़ा। देखिए, जब बार बार सरकारें बदलती हैं या गठबंधन बदलते हैं तो नीतियों में वो निरंतरता, वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक अस्थिरता आ जाती है। बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। जो निवेशक होते हैं वो भी ऐसी पॉलिटिकल अनिश्चितता से थोड़ा कतराते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार में उस पैमाने पर औद्योगिक निवेश नहीं आ पाया जिसकी उम्मीद थी। रोजगार के लिए पलायन आज भी एक बड़ी हकीकत है। शराबबंदी जैसी नीतियां जमीन पर कितनी कामयाब हुई, इस पर भी बहस होती रहती है। तो कह सकते हैं कि विकास हुआ, पर शायद वो रफ्तार या वो गहराई नहीं आ पाई जो एक स्थिर राजनीतिक माहौल में आ सकती थी। और फिर आया जनवरी 2024, एक और यू टर्न।
मतलब 2022 में ही तो बीजेपी से अलग हुए थे और महज 18 महीने बाद फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार क्या कहा गया? इस बार कहा गया कि महागठबंधन और जो इंडिया ब्लॉक बन रहा था उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे पर, गठबंधन चलाने के तरीके पर मतभेद थे। ये भी कहा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता जूनियर पार्टनर बनकर खुश नहीं थे और शायद जैसा पहले भी होता रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए ये एक रणनीतिक चाल भी थी। प्रतिक्रियाएं तो लगभग वैसी ही थीं। आरजेडी का गुस्सा, तेजस्वी यादव का पलटू चाचा वाला तंज, कांग्रेस की निराशा, बीजेपी ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां तो अब बहुत हैं। देखिए, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर, जेडीयू में उनके बाद कौन होगा ये साफ नहीं है, उत्तराधिकारी कौन है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। युवा वोटर शायद अब उनसे उतना जुड़ाव महसूस नहीं करते जितना पहले करते थे। बीजेपी अब गठबंधन में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो उनके साथ वो पावर बैलेंस साधना भी एक चुनौती होगी। फिर कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार की जो धारणा है, धीमी आर्थिक रफ्तार, शराबबंदी से जुड़े सामाजिक तनाव, ये सब मुद्दे तो हैं ही। तो कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार की कहानी एक दो पार्टों के बीच चलती दिखती है। एक तरफ वो सुशासन बाबू हैं जिन्होंने यकीनन बिहार को बदहाली से निकालने में भूमिका निभाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, महिलाओं के लिए काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा। ये काम जमीन पर दिखते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। बिल्कुल, ये उपलब्धियां वास्तविक हैं। और दूसरी तरफ वो पलटू कुमार हैं जिनके बार बार के सियासी कलाबाजियों ने उनकी अपनी विश्वसनीयता पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो अवसरवादी राजनीति का एक प्रतीक से बन गए हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहने की जो उनकी इच्छा है या कह ले मजबूरी, वो विचारधारा और स्थिरता पर भारी पड़ गई है। एकदम सही कहा। उनका ये 2 दशक का कार्यकाल तरक्की की कहानी भी है और राजनीतिक समझौतों की कहानी भी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं शासन पर हावी हो सकती हैं। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अब जब बिहार 2025 के चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां के मतदाता नीतीश कुमार के किस चेहरे को ज्यादा वजन देंगे? उनके विकास के रिकॉर्ड को या उनकी राजनीतिक पैंतरेबाजी को? इतिहास उन्हें आखिर में किस रूप में याद रखेगा? सुशासन बाबू के तौर पर या पलटू कुमार के तौर पर? ये सवाल अब उनकी पूरी लेगेसी के केंद्र में है। बिल्कुल, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त और बिहार की जनता ही देगी। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।